मैकेनिक्स की लास्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन का जो जितना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था उसको समझा था। अब एक ही टॉपिक कंसेप्ट के मामले में फ्रिक्शन में बचा हुआ है, वो क्या है उसको समझ लीजिए। उसके बाद केवल न्यूमेरिकल्स बचेंगे और न्यूमेरिकल्स उतने जितने से आपके पुराने जितने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं वो सारे क्लियर हो। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि क्या बचा हुआ है, क्या पढ़ लिया था फ्रिक्शन में और क्या बचा हुआ है। मैं आपको जरा सा दिखा दूं, जरा सा कि क्या बचा हुआ है फ्रिक्शन में हम लोगों का। तो आप देखेंगे ये मोमेंट के बाद ये फ्रिक्शन वाला टॉपिक था, यदि आप देख पा रहे हो ठीक से तो ये हो चुका था, लॉज ऑफ स्टैटिक हो चुका था, यही बचा था इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। यानी एक बॉडी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यानी समतल सतह पर रखी गई हो उसका इक्विलिब्रियम, और एक बॉडी जो इंक्लाइंड सतह पर रखी गई हो उसका इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का सीन इनका बस इतना है क्या कि वो बॉडी कितनी स्टेबल है किस फोर्स के इफेक्ट में और उसका क्या रिलेशन है। इतना पढ़ने के बाद बस आपको यहां पर लिखा ये वाला पूरा टॉपिक तो अभी आज की वीडियो में ये दोनों क्लियर होगा, लेकिन आगे का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली एट सम एंगल। ये सब ये जो कंसेप्ट है ना ये दोनों का, ये दोनों कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है। तो अगर हम आज इसको क्लियर करेंगे ना तो आधी बात तो इसकी हो जाएगी, लेकिन आधी बात इसकी न्यूमेरिकल में सॉल्व होगी। देखिए इसमें कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं बोला है, इस पूरे चैप्टर में फ्रिक्शन में कहीं भी देखिए सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बोला है। तो मैं आपको इतना सिंपल सा बता दूं बात यहाँ पे कि इसमें न्यूमेरिकल से यही चीज सॉल्व होने वाली है, यानी लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, यानी असल में हमें कम से कम एक बल का मान निकालना होता है इक्विलिब्रियम के लिए, तो वो न्यूमेरिकल में भी आता है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट होगा वो इसी में क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन देखेंगे, फिर इंक्लाइंड प्लेन, यानी एक बार हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इक्विलिब्रियम चेक करेंगे और एक बार हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर चेक करेंगे। क्लियर है सभी को बात, सभी को क्लियर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, यानी शर्त की बात करने वाले हैं हम लोग, कुछ जो कंडीशन की बात करने वाले, कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग ऑफ ए बॉडी की बात करने वाले हैं। देखिए कोई इसको उन सब से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझा दूं। जैसे कोई ये कोई प्लेन है सपोज कर लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर कोई बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, उसके उस प्लेन के ऊपर कोई बॉडी, चलिए ये बॉडी इस पर इस तरीके से रखी हुई है, थोड़ा और क्लियरिटी रहे तो इस टाइप से हमने इसको बना दिया, ठीक है, ये बॉडी इसके ऊपर रखी गई है। और चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस बॉडी पर हम लोग एक फोर्स अप्लाई करें, यहां पर एक फोर्स यहां पर अप्लाई करें इस बॉडी पर, सपोज करिए ये फोर्स इस बॉडी पर लग गया है, ठीक है, और एक सेकेंड चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स इस बॉडी पर मान लीजिए लगा, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, अभी कोई हेडिंग नहीं, बस थोड़ा सा समझिए उसके बाद हेडिंग बनाता हूं मैं। मैंने कहा कि इस बॉडी पर ये फोर्स लग गया और ये एक रूक्ष, रूक्ष मतलब क्या होता है, एक रफ सरफेस है, कैसा है, रफ सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है। रफ सरफेस का मतलब होता है कि ऐसी सरफेस जिस पर किसी चीज को खींचने में एक अच्छा खासा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप हो। क्लियर है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन द सेंस आप समझते हैं कि घिसावट महसूस हो, बॉडी को धक्का लगाएं तो घिसावट महसूस हो। तो एक बात बताइए, जब इस बॉडी को हम लोग पी फोर्स से प्लेस करेंगे तो क्या ऐसी शर्त है, ऐसी क्या शर्त है, आपको क्या लग रहा है, या पी वहां न लगा के ऐसे आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेट्स अप्लाई पी हियर, इस जगह पर पी को अप्लाई कर दें, पी का खाली वही रह गया, ये कब आएगा, चलो ये हमने पी बना दिया, ठीक है। मैंने कहा कि इस पे अगर फोर्स लगाए तो क्या लग रहा है, बॉडी उलट जाएगी या फिर बॉडी चलेगी आगे की तरफ। तो आपको अभी देख के लग रहा होगा कि सर जैसा आप स्थिति अभी पैदा किए नहीं तो लग रहा है गिर ही जाएगा, जैसी स्थिति सर आप अभी पैदा किए हैं ये तो लग रहा है इसको उलट देगा, यहीं पर इसको उलट देगा, खिसका नहीं पाएगा। मैं कहूंगा इसकी एक शर्त है,
एक शर्त है, यदि यह बहुत चिकना कांच का हो, बहुत बहुत चिकना हो, तो वो ऐसे सरकाओगे वो सरक जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा भी रुक्ष हुआ, रुक्ष मतलब म्यू का वैल्यू ज्यादा हुआ, यानी फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा हुई, तब ये लुढ़क जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है सर कैसे पता चलेगा, तो मैं इसी को आज इसमें बताने जा रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, कैसे कितने फोर्स पर ये चलेगा और कितने फोर्स पर ये लुढ़क जाएगा। एक कुछ कम बल लगाने पे ये चलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा बल लगाने पर ये लुढ़क सकता है। क्या ये केवल बलों पर निर्भर करता है या वस्तु की माप पर? मैं कहूंगा कि ये बल पर निर्भर नहीं करता है। पी को यदि यहां लगाया जाए ना इस जगह पे, तब निश्चित रूप से ये स्लाइड करेगा, ये लुढ़केगा नहीं। अगर पी को यहाँ पे लगाया जाए तो ये लुढ़केगा नहीं। यानी ये बल से मतलब नहीं रखता है, ये मतलब रखता है कि आप बल को कहाँ लगा रहे हैं, या फिर बल्कि ये कहें कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगा रहे हैं। असल में इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। अब इसी शर्त पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो आपका जो हेडिंग यहां पर बनाया गया था क्या, कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो बॉडी थी ना, उसी के इक्विलिब्रियम पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं क्या, कंडीशन फॉर, कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति, फॉर स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकना, और टॉपलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, एंड टॉपलिंग, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग ऑफ ए बॉडी, ऑफ अ बॉडी, बॉडी, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब वो बात अभी आपको धीरे से समझ में आएगी थोड़ी देर बाद। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, ऑफ अ बॉडी, बॉडी, तो इसमें कहेंगे सर कंडीशन फॉर ए स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब सर हिंदी में, यानी मैं इसको हिंदी में कहूंगा, अगर यहीं पर साइड में मैं हिंदी में लिख दूं तो मैं कहूंगा कि किसी पिंड के, किसी हेडिंग ये है, किसी पिंड के, किसी पिंड के क्षैतिज, क्षैतिज समतल पर, समतल पर सरकने और लुढ़कने की शर्त, सरकने व लुढ़कने, लुढ़कने की शर्त। बात समझ में आ गई ना, ये बात आ गई। तो कहेंगे ठीक है सर, किसी पिंड के क्षैतिज, वहां क्षैतिज मैंने लिख दिया है यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं यहाँ इस वाले में हॉरिजॉन्टल का यूज नहीं किया हूँ, कि किसी पिंड के समतल पर सरकने और लुढ़कने की शर्त। बात समझ में आ रही ना, यानी सरकने और लुढ़कने की शर्त। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं, दोनों में बात वही लिखी गई है, कहें क्षैतिज क्यों हटा देंगे, इसमें भी नहीं लिखे थे, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग लिखे हैं, उसमें भी लिखे हैं किसी पिंड के समतल पर सरकने व लुढ़कने की शर्त। पहला हमने लिखा क्षैतिज समतल, यानी क्षैतिज समतल यानी हॉरिजॉन्टल पर, माने हम यही शर्त चेक करेंगे, लेकिन पहले हम लोग चेक करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंडीशन के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। जैसे इसमें लिखा था ना हम लोग का, पहले हॉरिजॉन्टल था फिर इंक्लाइंड था, दोनों में इक्विलिब्रियम ही चेक करना था, और इसका मतलब ही होता है इक्विलिब्रियम चेक करना। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम लोग पहले बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी हम लोग बात करने वाले हैं क्षैतिज समतल पर, क्षैतिज समतल पर। सामान्य बात यह है कि जैसी स्थिति अभी आपको दिख रही है, हमने मान लिया है, हमने मान लिया है कि ये जो बॉडी है उसका यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो b है, और इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक वो h है। ठीक है, बकाया की बात करें, इसका अपना वेट नीचे काम कर रहा है जो कि w है, इसका वेट जो है नीचे काम कर रहा है वो w है। तो मैं अब आपसे कुछ बात यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, आराम से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ये सब चीजें मानी है, मैं लिखूंगा कि माना एक बॉडी जो b चौड़ाई और h ऊंचाई की है एक क्षैतिज समतल पे रखी गई है, और उस पर उसके सबसे ऊपरी सिरे पर बल P लगाया जा रहा है, ऐसा मैंने मान लिया है। तो ऐसा ऐसा हमको समझना है कि वो पिंड या तो सरक जाएगा या तो लुढ़क जाएगा। अब बात यहां पर आती है कि सरकेगा कि लुढ़केगा, तो मैं कहूंगा कि वो डिपेंड करता है कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स F कितना है।
यदि ये फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू ज्यादा हुई तो वो लुढ़क जाएगा। यदि फ्रिक्शन कम हुआ यानी फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो भैया रोक देगा, यहां से मूवमेंट नहीं होने देगा। जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो लुढ़का देगा। अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो सरक जाएगा। तो यही पता करना है कि कब सरकेगा और कब लुढ़केगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके लिए संतुलन की अवस्था में। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि जो चीजें मैंने बोली कि सपोज या माना, माना और माना करके मैंने ये लिख दिया सपोज करके कि बी जो है क्या है, विड्थ, बी विड्थ, एच हाइट है, हाइट, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या है, पी है। और पी से हमें माने जरूर है, लेकिन अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद सेल्फ वेट कितना है बॉडी का, बॉडी का खुद का भार कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है, ये हमने मान लिया। इसको देखिए किताब में बहुत उलझाया गया, तुम सरलता से समझो जैसे मैं समझा रहा हूं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैं कहूंगा कि बल लगाने पे या तो लुढ़केगा या तो सरकेगा। फॉर नो स्लाइडिंग यानी सॉरी फॉर नो टॉपलिंग, फॉर नो टॉपलिंग यानी लुढ़कने से बचाने के लिए, मैंने क्या लिखा, लुढ़कने से, लुढ़कने से बचाने के लिए, बचाने के लिए, देखो बचाने के लिए ये पिंड लुढ़के ना, लुढ़के मतलब ऐसे ना घूमे, इसके लिए समेशन ऑफ m बराबर 0 होना चाहिए। देखो कोई चीज यदि लुढ़क रही है ना तो इसका अर्थ है कि आप उसको किसी एक मोमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आप सीधा फोर्स देते तो वो आगे पीछे होती, लेकिन वो घूम रही है, इसका मतलब मोमेंट मिल रहा है। और मोमेंट जब किसी बॉडी पर रिजल्टेंट मोमेंट का वैल्यू 0 होगा तभी वो लुढ़कने में संतुलन में रहेगी। ये बात मोमेंट वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर किया हूं। यदि किसी बॉडी पर कई बल काम कर रहे हैं लेकिन उनके मोमेंट्स का योग यदि 0 है तभी बॉडी संतुलन में है। ठीक है, तो मैं कहूंगा, या मैं ये भी कह सकता हूं, या इसको भी, इस सेंटेंस को भी हटाइए, उससे डरा के नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान देना जरा। पी ऐसे लग रहा है, पी, तो मैं कहूंगा सर ये लगा पी, पी इस पॉइंट के अबाउट, मान लो इसका बॉडी का हम लोग नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। डी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। जब मैं इसको लगाऊंगा तो बॉडी बी पर नाच जाएगी कि नहीं? अगर बी पर इमेजिन करो तो पी लगते ही ये घूम जाएगी, यानी पूरी की पूरी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो रोटेट कर जाएगी ऐसे, ऐसे जो है वो, रुकिए दूसरा बना देता हूं मैं। पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो जो है ऐसे रोटेट करेगी, और रोटेट करेगी किस पर बताइए? इस पर, इस पॉइंट बी पर रोटेट करेगी। तो कहेंगे सर किसके वजह से रोटेट? अरे आई जो पी लगाया इसी तो रोटेट करेगा। मैं कहूंगा रोटेट नहीं करना चाहिए, हम टॉपलिंग से बचाना चाहते हैं। तो सर इसको रोटेट कौन करा रहा था? मैं कहूंगा ये पी फोर्स, और वो बिंदु बी से लंबवत दूरी कितनी है उसकी? एच है। यानी सर ये जो पी इंटू एच है ना सर, पी इंटू एच जो है वो उसको लुढ़का रहा है। लुढ़का रहा है का मतलब बी के अबाउट रोटेट करा रहा है। तो सर इसको कोई रोकेगा भी रुकने से, यानी इसको सर लुढ़कने से कोई बचाएगा भी? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बचाएगा। अगर ये हल्का होगा तो आराम से। सर इसका यदि भार रहा डब्लू ना, तो सर आप सोचिए ये जो पी लगा है वो उस बॉडी को सर एक ऐसा मोमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। तो सर ये जो डब्लू इसका खुद का वेट है, इस बॉडी का खुद का वेट कितना है? डब्लू। और डब्लू सर बी के अबाउट, बी से डब्लू भी कुछ दूरी पर। अरे इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक पी एक डब्लू। तो पी तो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, लेकिन ध्यान रखो कि जब ये ऐसे पलट रहा होगा ना तुरंत ये डब्लू इसको नीचे खींचेगा। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? नीचे आओ। जब ये इसको पलटेगा तो डब्लू तो नीचे खींच देगा ना। तो डब्लू जब खींचेगा तो डब्लू का मोमेंट बी से कितना होगा? तो कहेंगे डब्लू जो है सर इस पॉइंट बी से b/2 दूरी पर काम कर रहा होगा, जैसा ये बना हुआ है। तो मैं कहूंगा कि यदि ये w इंटू b/2 जो मोमेंट है जो कि ऐसे काम कर रहा है, ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है और वो क्लॉकवाइज वाला गिरा रहा था। मैं कहूंगा लुढ़कने से बचाना है तो ये वाला ज्यादा हो, वाला कम हो। या मैं ये कह सकता हूं कि जो जो P इंटू एच जो गिरा रहा है वो
कम हो या बराबर हो W इंटू बी बाई टू के। बात समझ में आ रही है? यहां से ये समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी P इंटू एच जो है वो कम हो या बराबर भी हो तो चलेगा, तब तक बॉडी लुढ़केगी नहीं, लेकिन जैसे ही E ज्यादा हुआ ये लुढ़का देगा, ये रोक रहा है बेचारा। तो मैं कहूंगा अच्छा सर ये बात है, तो सर जब जो ये तो बैलेंस वाला टाइम है, तो कहेंगे हाँ ठीक है सर ये सही बात है। अब हम लोग जानते हैं कि जब बॉडी पर ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे जब P लग रहा होगा और बॉडी लुढ़कने ही वाली होगी, लुढ़कने ही वाली होगी या लुढ़कने से पहले जब P उस पर लग रहा होगा, तो जितना P लगता है ना, यदि बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, यदि बॉडी स्लाइड या कर भी रही है तो हमें क्या, नीचे से फ्रिक्शन तो काम करता रहता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना P ऊपर से काम करता है ना, वो F यानी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स के संतुलन तक। उसके बाद तो P ज्यादा हो सकता है, लेकिन संतुलन यानी वस्तु टहली नहीं है, आगे नहीं बढ़ी है, तो वहां तक जो लगा हुआ बल P है, वस्तु आगे बढ़ नहीं पाई, यानी इधर से भी उतना ही लग गया है क्या, F, यानी ये फ्रिक्शन फोर्स है। यानी P एक्चुअली क्या है, फ्रिक्शन फोर्स F जो होता है वो म्यू इंटू आर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रहे। और ये भी ध्यान रहे साथ में कि R बराबर होता है W के, कब, जब क्षैतिज वाली स्थिति हो, यानी W जो होता है वो रिएक्शन R के बराबर होता है तब जब क्षैतिज, लेकिन यदि कोई चीज झुकी हुई हो तब R और W में अंतर हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। यानी इस स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि P बराबर म्यू इंटू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, W लिख सकता हूं। तो ये कुछ सामान्य हिंट है जो मैंने आपको बताया। अब उसी का प्रयोग मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि सर नो टॉपलिंग यानी लुढ़कने से बचाने के लिए ऐसा होगा, यानी सर P की जगह यदि मैं म्यू W रख दूं तो मैं कह सकता हूं कि म्यू W कम या बराबर होगा W इंटू बी बाई टू से, या मैं कह सकता हूं कि सर म्यू को कम होना चाहिए, W दोनों तरफ से कैंसिल, यानी म्यू शुड बी लेस देन, देखो ये बराबर का निशान है, W को नीचे भेजोगे W कट जाएगा, यानी म्यू कम होना चाहिए किससे, अच्छा म्यू इंटू डब्ल्यू ये P का वैल्यू, H भी तो है यहाँ पे, म्यू इंटू डब्ल्यू P बराबर रखे हो ना, H भी तो है, तो यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि म्यू कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बी बाई टू आई इंटू एच से। यानी मजेदार बात आप एक चीज देखे होंगे, क्या बात, कि किसी वस्तु में लुढ़कने से यदि बचाना है, यदि लुढ़कने से बचाना है, यानी लुढ़केगा नहीं, कब, जब म्यू कम हो या बराबर हो किसके, बी बाई टू एच के। ये क्या लुढ़कने वाली कंडीशन फोर्स पर निर्भर किया, नहीं, मैंने कहा था वो साइज पर निर्भर करता है। साइज मतलब H वही हाइट है ना जिस पर तुम बल लगाए हो। यदि तुम यहां पर ध्यान दोगे, यदि तुम यहां पर ध्यान दो, यदि तुम H को बढ़ाओगे तो म्यू कम चाहिए होगा, मतलब ये तो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री का मतलब होता है कि म्यू, अगर मान लो मैं कहूं कि मेरा म्यू बहुत ज्यादा है, घर्षण बहुत ज्यादा है, यानी किसी सतह पे घर्षण बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा यार घर्षण यदि ज्यादा है तो तुम उधर से क्या करो, H को कम कर दो, तो बराबर हो जाएगा दोनों। जैसे ये बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ाना है, तो क्या तरीका है, H को कम करो। यानी इस वस्तु पे यहां पे ध्यान देना जरा सा, यदि यहां पे घर्षण बहुत ज्यादा है तो लुढ़कने से रोकने के लिए H को कम कर दो, यानी P को नीचे लगाओ, जो H ऊंचाई पर P लगा रहे थे उसको P को और नीचे लगाओ, क्योंकि घर्षण ज्यादा है, बहुत रुक्ष है, काफी रफ है, ये P पलट देगा, तो चुपचाप H को कम कर लो। क्यों, क्योंकि जब फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा म्यू का वैल्यू, संतुलन बनाए रखने के लिए तुमको H को कम करना पड़ेगा, ताकि म्यू हमेशा B बाई टू एच से कम रहे। समझ में आ गई बात, ये है फॉर नो टॉपलिंग, यानी न लुढ़कने के लिए, और नो टॉपलिंग यानी लुढ़केगा नहीं। अब यदि मैं कहूं कि ठीक है सर म्यू यदि बराबर या कम हो तब तो ये, यानी इसका रिजल्ट हम लोग ये कह सकते हैं, रिजल्ट हम लोग इस पूरी बात का कह सकते हैं रिजल्ट, रिजल्ट ये कहता है कि यदि म्यू बड़ा हो जाए बी बाई टू एच से, यानी देखो हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि बी बाई टू एच से कम हो तो नहीं लुढ़केगा, यानी बड़ा हो जाए तो क्या होगा, लुढ़केगा, लुढ़केगा, या इसमें क्या होगी, टॉपलिंग हो जाएगी। हम तो नो टॉपलिंग के लिए कंडीशन निकाले हैं, हमने तो कहा कि बड़ा,
पहला इफ म्यू इज ग्रेटर देन बी बाई 2h तो ये लुढ़केगा, और इफ म्यू इज लेस देन क्या बी बाई 2h तो ये लुढ़केगा नहीं, तब क्या करेगा, सरकेगा, यानी क्या होगी इसमें स्लाइडिंग होगी, तब इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगी। तो इसमें देखिए बहुत सारा उलझा के दिया हुआ है इसको, तो उन सब से परेशान मत होइएगा। एक मैंने बात माने आपको समझाया है, इस कई बार किताबों वगैरह में ना यहीं से बराबर करना शुरू किया है, बराबर का निशान लगा दिया है, आप उससे घबराइएगा मत। मैं ये समझाने की कोशिश किया हूं कि बराबर से बात नहीं बनेगी, छोटा हो या बराबर हो नहीं लुढ़कने के लिए। तो भाई मैंने यहां पर आपको समझाया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए या लुढ़कने से बचने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज लुढ़क नहीं रही है, साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए म्यू का वैल्यू b बाई 2h से कम होना चाहिए, जहां b और h दोनों ही साइज पर निर्भर करते हैं। यदि फोर्स काफी ऊपर लगाओगे तो तुमको म्यू की वैल्यू घटानी पड़ेगी, यानी चिकनी सतह के लिए, यानी ये सतह काफी स्मूथ हो तो काफी ऊपर भी, यानी h का वैल्यू बढ़ा के भी फोर्स लगाओगे तब भी नहीं लुढ़केगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा गया है भाई यदि म्यू काफी कम हो तो तुम h को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। म्यू काफी कम हो गया है तो h को बढ़ा सकते हो, क्योंकि h बढ़ेगा, ओवरऑल म्यू को देखो इससे कम होना है, तो म्यू यदि काफी कम है तो ओवरऑल तुम h को बढ़ाओगे तो ये भी कम हो जाएगा, म्यू उससे भी कम, साम्य अवस्था बनी रहेगी। लेकिन यदि h को तुम बहुत ज्यादा बढ़ाओगे और कहीं ये चीज बढ़, h काफी ज्यादा तुम बढ़ा रहे हो, म्यू देखो प्रॉपर्टी है, म्यू सतहों के बीच प्रॉपर्टी है, वो फिक्स रहता है, तुम h को ही बदल सकते हो, या फिर ये मेक श्योर करो कि यदि किसी चीज पर बल काफी ऊपर लग रहा है उसके सरफेस से तो फिर म्यू उसकी तुलना में काफी कम रखो, तभी लुढ़कने से बचेगा। आई होप तुम अलग अलग एंगल से इस बात को समझ गए होगे। देख लो अभी मैंने बोला हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, यही चीज मुझे इंक्लाइंड के लिए, दो ही कंडीशन है, एक लुढ़कने की एक सरकने की, तो एक लुढ़कने वाली शर्त ये है और सरकने वाली शर्त ये है। यही काम मुझे करना है नत समतल के लिए, यानी झुके तल के लिए। अब यही चीज मैंने कहा कि यदि प्लेन क्या हो, इंक्लाइंड हो, यानी दूसरा कौन है, फॉर इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन का क्या कहानी है, सेम बात वही है, ये रहा आपका इंक्लाइंड प्लेन ऐसे, जो किसी थीटा एंगल पे झुका हुआ है। और चलिए मैंने एक चीज यहां पर ले ली, एक वस्तु ले लिया हमने, थोड़ा बड़ा कर लेते और इसको हमने झुका करके इसको हमने झुका करके यहीं पर रख दिया, ठीक है। अब आपको समझना क्या है कि सर ये चीज जो झुकी हुई है वो क्षैतिज से थीटा डिग्री पर झुकी हुई है। इस स्थिति में यदि इस वस्तु का भार भार नीचे काम कर रहा है और उस भार को मैं यहाँ पर W मान लूं, तो ये वस्तु सरक सकता है, इक्विलिब्रियम मतलब ये सरक के नीचे आ जाए। एक चीज ये है कि सरक जाए, एक चीज है कि उलट जाए। उलटने के लिए कौन प्रभावी होगा, देखो उलटे या सरकाए तो इसका खुद का एक कंपोनेंट होगा, वस्तु के भार का खुद का एक कंपोनेंट होगा। अगर ये W है और ये एंगल थीटा है तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगता है जो होता है, ये भी एंगल क्या बनाता है, थीटा। ये सब बातें बता चुका हूं ना कि कैसे ये थीटा होता है। और अब ये W है तो ये लगेगा क्या आपका W cos थीटा और ये वाला W sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब ये लुढ़क रहा होगा तो सतह पर इस दिशा में एक बल काम करेगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, F बल, और F जो है वो म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स R के बराबर होता है, और रिएक्शन फोर्स यहाँ पर W cos थीटा हो, क्योंकि रिएक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस काम करता है। बात समझ में आ रही है? यानी जो बातें आप यहाँ पे देख रहे हैं वही सारी बातें उसमें भी लागू। अब एक बात ये है कि चलो यहां भी इसका हम लोग चौड़ाई क्या मान लेते हैं, इसका भी हम लोग चौड़ाई जो है वो यहां से वो b ही मान लेते हैं, और ऊंचाई बात वही है, इसकी ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं, वो h मान लेते हैं। चलो भैया यहाँ से इसकी ऊंचाई हम लोगों ने, इस बॉडी की जो बॉडी है उसकी ऊंचाई हमने यहाँ से h मान ली, ठीक है। क्लियर है पूरी बात यहाँ पे? तो अब हम लोग यदि इस पर सोचें, यदि इस पर सोचें
तो भाई क्या हो सकता है, ये डब्लू साइन थीटा जो लग रहा है ना वही खींच रहा है या स्लाइड करा देगा, या फिर अब यही पॉइंट यदि बना लूं ए बी सी और डी, तो ये डी के अबाउट रोटेट भी करा सकता है। देखो अगर अगर ये काफी काफी खुरदुरा हो तो ये इसी पर उलट देगा, इसी पॉइंट डी पर रोटेट कर जाएगा। तो फोर्स कौन सा होगा, डब्लू साइन थीटा फोर्स ही है, बोथ फॉर स्लाइडिंग एंड क्या टॉपलिंग। तो इसमें यदि हमको बचाना हो तो कंडीशन क्या होगी, तो देखो एक बॉडी थी कौन सी, जिसमें तुमने देखा कि किसी 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 37 सतह पर रखी हुई सतह के लिए जो सरकने की शर्त और लुढ़कने की शर्त है कि म्यू जो है वो ज्यादा हो हमेशा, b/2h से तो लुढ़क जाएगा, और यदि म्यू, देखो म्यू जरूरत से ज्यादा होने पर लुढ़केगा, अब वो जरूरत है b/2h, इसमें एक जरूरत है b/2h, उससे जरूरत से अधिक म्यू हो जाएगा। म्यू मतलब जो घर्षण गुणांक है, यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक तरीके से वो शो करता है। संभावना है कि ये म्यू ज्यादा हो जाए, और म्यू एक सीमा से ज्यादा होगा तो पलट देगा, और म्यू एक सीमा से कम होगा तो स्लाइडिंग होगी। यही बात, वही चीज उसमें भी देखनी है, इस वाले कंडीशन में भी। यहां भी दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स जो इधर देखो, एक फोर्स तो एक्चुअली डब्ल्यू है, बट डब्ल्यू के ही दो कंपोनेंट यदि काम कर रहे हैं तो डब्ल्यू कॉस थीटा तो रोकेगा, इसको लुढ़कने से रोकेगा, लेकिन डब्ल्यू साइन थीटा इसको क्या करना चाह रहा है, लुढ़काना चाह रहा है। तो बात सिंपल सी है कि मैं वही पे कहूंगा कि फॉर नो टॉपलिंग यानी लुढ़कने से बचाने के लिए हम लोग शर्त क्या रखेंगे यहाँ पे, तो कहेंगे कि भाई ये डब्ल्यू साइन थीटा जो लग रहा है वो यहां से जो एच है ना, एच के आधे पर काम करेगा, यानी कहेंगे सर डब्ल्यू साइन थीटा जो कि h/2 दूरी पर मोमेंट क्रिएट कर रहा है वो लुढ़काने का प्रयास कर रहा है, ये सर कम होना चाहिए। सर किससे, कहूंगा बेटा ये जो है ना डब्ल्यू कॉस थीटा, अच्छा ये डी के अबाउट मोमेंट लिया गया डब्ल्यू साइन थीटा का, डी से कितनी दूरी है, वो भी लंब दूरी, और डी से इस वाले फोर्स की लंब दूरी, तो कहूंगा कि डब्ल्यू कॉस थीटा जो है ना वो क्या कर रहा है, वो डब्ल्यू कॉस थीटा जो लग रहा है वो डी से b/2 दूरी पे लग रहा है, और ये इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। बात वही है कि ये जो इसको लुढ़कने से रोक रहा है वो ज्यादा हो, और ये जो लुढ़का रहा है वो कम हो, या दोनों बराबर हो, तब तक लुढ़केगा नहीं, जैसे ही ये ज्यादा हुआ लुढ़का देगा। यानी नो टॉपलिंग के लिए हमें एक शर्त मिली, यहां से W कैंसिल और आएगा साइन थीटा, और उधर से ले लिया हमने कॉस थीटा, और शुड बी लेस देन और इक्वल टू, उधर क्या हम भेजेंगे, 2 से 2 कैंसिल है तो b/h। मैं कहूंगा यहाँ पे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, मैं यहाँ पे कहूंगा क्या, सिंपली सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो सर टेन थीटा को बोल रहा है, और टेन थीटा ही इस स्थिति में म्यू था, याद है म्यू बराबर टेन थीटा, पीछे प्रूफ करा चुके हैं ऐसे केस में। यानी मैं कह सकता हूं चूंकि टेन थीटा ही क्या होता है, म्यू के बराबर होता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि नहीं सरकने के लिए, नहीं लुढ़कने के लिए म्यू शुड बी लेस देन b/h। उसमें यही चीज b/2h आई थी, फॉर नो टॉपलिंग, फॉर नो टॉपलिंग ये शर्त आई थी फॉर नो टॉपलिंग। और इसमें क्या होगा, ओनली स्लाइडिंग, इसमें स्लाइडिंग केवल होगी और कोई टॉपलिंग नहीं होगी। और दूसरा केस, यदि यही म्यू बढ़ जाए, म्यू यानी रुक्षता यानी खुरदुरापन यदि बढ़ जाए किससे, b/h से, h से, तब क्या शुरू हो जाएगी, टॉपलिंग, यानी तब लुढ़केगा, तब लुढ़क के यानी घूम जाएगा। म्यू जरूरत से ज्यादा होने पर यानी घर्षण बल ज्यादा होने पे ये लुढ़क जाएगा, घर्षण यदि एक सीमा से कम है तो क्या होगा, स्लाइडिंग होगी। बात समझ में आ रही है, ये दोनों वो कंडीशन है, यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यही साम्यावस्था है। यानी साम्यावस्था का मतलब क्या, म्यू की एक वैल्यू, यानी मैं कह सकता हूं कि एट म्यू इज इक्वल टू b/h, यानी म्यू यदि b/h के बराबर हो तो इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर टॉपलिंग, यानी लुढ़कते ही समय
जैसे ही बॉडी लुढ़कने वाले की होगी, लुढ़कने के ठीक पहले की स्थिति कहती है साम्य अवस्था, यानी बैलेंस। उसके लिए म्यू बी बाई एच के बराबर होना चाहिए। और पिछले वाले में भी यही बात कह सकते हैं कि फॉर फॉर इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था के लिए क्या म्यू बराबर होना चाहिए बी बाई टू एच के, बी बाई टू एच के। बात समझ में आना? ये स्थिति किसके लिए हुआ? ये हुआ क्षैतिज समतल के लिए, ये हुआ क्षैतिज समतल के लिए, और वो किसके लिए हुआ? वो किसी इंक्लाइंड के लिए, इंक्लाइंड के लिए। क्या हमें यही पढ़ना था? क्या हमें यही पढ़ना था? बिल्कुल। देख लो सामने है मैटर, मैटर तो तुम्हारे सामने है, देख लो जरा यही पढ़ना था कि नहीं। तो पढ़ देख करके पाओगे कि हाँ सर यही तो पढ़ना था। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग यानी पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन पर। दोनों स्थितियों में हमने संतुलन को देख लिया है। यहां से ये टॉपिक खत्म। अब केवल हमें न्यूमेरिकल कराना है, इसी पर देख लिए यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल कराना है, और न्यूमेरिकल से ही ये सारे, ये चौथा वाला पॉइंट जो है वो पूरा न्यूमेरिकल पर बेस्ड है, और उसी से ये खत्म भी हो जाएगा। फिर फ्रिक्शन का बात यहाँ पे खत्म होता है। अब हमें केवल न्यूमेरिकल कराने हैं। ज्यादा ज्यादा 2 लेक्चर न्यूमेरिकल लूंगा, उतने में आपका खत्म हो जाएगा कहानी। उसके बाद अगला चैप्टर सेंट्रॉइड होगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलेंगे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने वाइज जिन लोगों को ना अगर वैसे समझाता है, बहुत आसान चैप्टर है वो भी, मतलब बहुत इजी चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। और मैं एक चीज का विशेष ध्यान दिलाऊं कि उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ही एक पॉइंट है सेंट्रॉइड। दोनों में अंतर क्या है? और सेंट्रॉइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगे के लिए। आगे आपका जो सेमेस्टर आने वाला है ना, उसमें सेंट्रॉइड का बहुत यूज होने वाला है। तो ध्यान से अगला चैप्टर, फ्रिक्शन के बाद वाला चैप्टर, फ्रिक्शन भी आपको मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है आगे टेक्निकल में, सिविल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल में तो मिलेगा, लेकिन लेकिन आपका मैकेनिकल में फ्रिक्शन ठीक ठाक है, सिविल में कम है। लेकिन अगला जो चैप्टर है वो मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। चलिए तो अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।